नमस्कार दोस्तों। चैप्टर थर्ड नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग का चल रहा था आर एस शर्मा सर की किताब से। पिछले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज तक समझा था। अब इस पार्ट में हम जानेंगे फॉरेन अकाउंट्स, विलेजेस की स्टडी, नेचुरल साइंसेस, हिस्टोरिकल सेंस और फाइनली जानेंगे हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं फॉरेन अकाउंट से। तो दोस्तों हमारे पास अपने इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर मौजूद था। जैसे कि आप बात कर लो रामायण की बात कर लो, जैसे कि आप बात कर लो महाभारत की। बट फर्दर जो फॉरेनर्स इंडिया में आए थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करा था, जिसे हम कहते हैं फॉरेन अकाउंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन अकाउंट्स। तो इंडिया में आप बात कर लो ग्रीक्स आए थे, रोमन्स आए थे, चाइनीज़ विजिटर्स भी आए थे। तो जब इन्होंने अपने इंडिया में एंट्री करी थी तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इंडिया में डॉक्यूमेंट करा था। जो भी इन्होंने इंडिया में देखा, समझा, जाना, उसको कहीं ना कहीं लिखा और लिख करके कहीं ना कहीं वो एक सबूत बना हम लोगों के लिए एज फॉरेन अकाउंट। अच्छा, ये जो विजिटर्स यहाँ पे आया करते थे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो विजिटर्स आए हैं किसी न किसी व्यापार के चलते आए हो। ये ज़रूरी नहीं है इनको कोई स्पाइसेस ही ट्रेड करनी हो इंडिया से या कुछ गोल्ड का सामान ट्रेड करना हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं था। कई बार ऐसा होता था दोस्तों, ट्रैवलिंग करने के शौक़ से भी अपने इंडिया में लोग आते थे। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देखोगे कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पे बाहर के लोग आया करते थे। और उस स्टे में दोस्तों जो वो स्टे करते थे उस दौरान में, तो उस दौरान में जो भी वो लोग यहाँ पे महसूस करते थे उसको जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट करते थे, अपनी राइटिंग से मेंशन करते थे। हालांकि आप देखोगे कि अलेक्जेंडर ने जो कि इंडिया में उन्होंने इन्वेजन करा था उसका कहीं पे भी किसी भी इंडियन सोर्स में मेंशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो ग्रीक सोर्सेज हैं, जो ग्रीक राइटिंग्स हैं, उसमें हमें अलेक्जेंडर का जो इंडियन इन्वेजन है उसके बारे में जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगर इंडियन सोर्सेज में जानकारी का गैप था, अभाव था, तो उसको फॉरेन अकाउंट ने कहीं ना कहीं ब्रिज किया, कहीं ना कहीं सप्लीमेंट किया। साथ ही में दोस्तों आप ये भी देखोगे कि जैसे कोई ग्रीक राइटर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बात कर लो जस्टिन की, तो जस्टिन ने बताया कि भैया जो सैंड्रोकोटास के बारे में आप पूछोगे कि सैंड्रोकोटास क्या होते हैं, तो भैया सैंड्रोकोटास और कोई नहीं थे बल्कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब्जा किया था और कहीं ना कहीं जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था आफ्टर द डिमाइस ऑफ अलेक्जेंडर उसको भरा था, जिसके चलते उन्होंने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत भी करी थी। पर आप देखोगे कि मेगास्थनीज ने, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो चंद्रगुप्त की कोर्ट में आए और उन्होंने इंडिका जो किताब है उसको लिखा। अच्छा, इस इंडिका किताब में आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की, सोशल क्लासेस की और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल पाती है इनकी पर्टिकुलर इंडिका किताब से। बट एट द सेम टाइम दोस्तों आप कहीं ना कहीं ये भी देखोगे कि जो किताबें होती थी उसमें कुछ ना कुछ एंशंट अकाउंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राइटर्स का कुछ एम ऐसा रहता होगा कि कुछ एग्जैजरेट करके लिख दें और लिखने के बाद उसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाए। तो इसके चलते भी आप देखोगे कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था और ये लगभग आपको हर किताब में देखने को मिलेगा। फिर आप ये भी देखोगे कि जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में ग्रीक और इंडियन पोर्ट्स थे उसमें काफ़ी सारे इंडियन पोर्ट्स के बारे में मेंशन है। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में जो आइटम्स की ट्रेडिंग होती थी उस पर भी हम लोग को जानकारी मिलती थी। और वहीं पर द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सीज एंड पॉटलेमस ज्योग्राफी, ये किताब ग्रीक भाषा और रोमन भाषा दोस्तों दोनों में लिखी गई थी। इससे हमें ज्योग्राफी और कॉमर्स के ऊपर अपडेट मिला। जैसे कि आप बात कर लो रोमन एम्पायर जो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में और इंडियन ओशन में, इस पे भी हमें डेटा मिला कि भैया कितना किस कंट्री से ट्रेड रहा करता होगा। बट कहीं ना कहीं अभी हम लोग को इस किताब का जो असल राइटर है, किसने ये किताब लिखी है, उसके बारे में कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है। देन आती है किताब दोस्तों प्लाइनस नेचुरलिस हिस्टोरिया, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इससे हमें फर्स्ट सेंचुरी के ऊपर जानकारी मिलती है कि जो ट्रेड मौजूद था बिटवीन इटली और स्पेसिफिकली अपने इंडिया के बीच में। और वहीं पर जो लास्ट ग्रेशियो रोमन स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया पे लिखा था वो भैया थे कॉस्मोस इंडिको प्लेस्ट्यूस, और ये बिलोंग करते थे अलेक्जेंड्रिया से, जो कि आप देखोगे कहीं ना कहीं केंद्र था हेलेनिस्टिक कल्चर का इजिप्ट में। और ये हेलेनिस्टिक कल्चर भी वो पीरियड है जहाँ पर
ग्रीक कल्चर की असल शुरुआत हुई थी अलेक्जेंडर ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था, जो कॉन्कर किया था उसके बाद से। और वहीं पर आप ये भी देखोगे कि जो कॉस्मोस इंडिको प्लास्टुअस थे, उन्होंने 550 के टाइम पीरियड पे क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखी थी, जिससे हमें इंडिया और श्रीलंका में मौजूद क्रिश्चियंस के बारे में भी पता चला। और जो घोड़ों का व्यापार होता था उस पे भी हमें इस किताब से काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिला। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि फॉरेन अकाउंट से हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में एक बेहतर इन्फॉर्मेशन मिली, और जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कहीं ना कहीं उसने जो डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन थी उसको सप्लीमेंट किया। फिर जो दोस्तों चीनी ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, उसमें से फाहिन और हुआनसांग दोनों ही बुद्धिस्ट थे और यहाँ बुद्धिस्ट श्राइन का दौरा करने आए थे। इसमें से दोस्तों फाहिन 5th सेंचुरी में आए थे और इंडिया में हुआनसांग 2nd क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी में आए थे। और फाहिन ने दोस्तों इंटरप्रिटेशंस दी थी सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशंस पे, जो कि इंडिया में गुप्ता एज में एग्जिस्ट करती रही होंगी। और वहीं पर दोस्तों आप ये भी देखोगे जो हुआनसांग आए थे उन्होंने भी सिमिलर चीज़ों पर अपना व्यू रखा था, बट एट द सेम टाइम ओनली डिफरेंस वॉज कि उन्होंने हर्षा पीरियड पे इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये तो देख लिया हम लोगों ने दोस्तों फॉरेन अकाउंट्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग विलेजेस की स्टडी के बारे में। तो दोस्तों विलेजेस को समझा गया ताकि हिस्ट्री पे और कंक्रीट एविडेंस मिल पाए। तो आप लोग देखोगे कि विलेजेस में जब कोई पूजा होती थी, त्यौहार होता था, कहीं दावत भी होती थी, तो लोग आपस में गैदर होते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलते थे, सेलिब्रेट करते थे। अच्छा, इसी तरीके की बॉन्डिंग की अगर आप बात करो तो आज भी हम लोगों को कई सारे गाँवों में देखने को मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है अगर किसी गांव में के किसी घर में, तो लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे से जितनी हेल्प हो पाती है अपनी हेल्प करते हैं उस बंदे को, ताकि उसका जो दुख है वो थोड़ा कम हो सके। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हो कि अपनी ट्राइब और अपनी कास्ट के लोगों के साथ जो लोग थे वो ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉयल हुआ करते हैं। आज भी ये फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। एशियंट इंडिया में तो ये फैक्टर था ही था, बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। मान लो कोई अगर एक्स धर्म का है, दूसरा भी एक्स धर्म का है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉयल्टी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर कोई एक्स धर्म का है और दूसरा वाई धर्म का है, तो सेंस ऑफ लॉयल्टी जो है कहीं ना कहीं हम लोग को कम देखने को मिलेगी। और वहीं पर दोस्तों जो आज हम लोग को रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंदिर में जाना, भगवान का नाम लेना, जपना, ये सब चीज़ें हमें पुराने सेक्ट्स के बारे में बताती हैं। और वहीं पर आप ये भी देखोगे कि इन रिचुअल से हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और फैमिली पर भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती थी। और वहीं पर आप ये भी देखोगे कि जो ऊंची जाति के लोग थे उनको तो भैया अपनी जाति का प्राइड था, और इसके लिए वो काऊ को मिल्क करना या आप कह लो खेत जोतना, इन सब एक्टिविटीज़ से एक डिस्टेंस, एक अपने आप की एक दूरी बना के रखते थे इन सब एक्टिविटीज़ से, और इस तरीके की मैनुअल लेबर को अवॉइड करते थे। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे इन सब एक्टिविटीज़ को ये लोग अवॉइड करके करते क्या था कि इनडायरेक्टली एक मैसेज कन्वे हो जाता था कि ये जो मैनुअल लेबर है ये तो सिर्फ छोटी जाति के लोग ही करते हैं, इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। और उससे हुआ क्या, उससे कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी का और ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और साथ ही साथ आप दोस्तों ये भी देखोगे कि जो अनटचेबिलिटी थी वो केवल कास्ट के पैमाने पर ही नहीं बल्कि जेंडर के पैमाने पर भी करी जाती थी। तो भाई मेल्स को अपना स्वैग था कि वो मेल है, और इसके चलते जो वुमेन्स हैं उनको कहीं ना कहीं दबाते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। और वहीं पर बिहार में आप देखोगे 1930 तक सती प्रथा रूरल पार्ट्स में फॉलो करी जाती थी, इवन दो कि इसको बैन कर दिया गया था 1829 में। तो इससे हमें दोस्तों ये भी पता चलता है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थी वो इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारी थी। और जब हम लोग ने गाँव को जाना तो गाँव में कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटीज़ और बड़े लेवल पे थी। वहीं पर आप ये भी देखोगे कि इन सब इनइक्वालिटीज़ के बारे में धर्मशास्त्र में बताया गया है, जिसको पुराने समय में रूल बुक कंसिडर किया जाता था सोसाइटी और पॉलिटी को चलाने के लिए। देन अब आगे आता है दोस्तों नेचुरल साइंसेस। अच्छा, सोशल साइंसेस की फाइंडिंग का सहारा लेकर हिस्ट्री को कॉन्स्ट्रक्ट करा गया एंशिएंट इंडिया की, और इसकी शुरुआत लगभग 30 साल पहले से हुई थी। वहीं पर अब नेचुरल साइंसेस का इस्तेमाल लिया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, आपका जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ताकि एंशिएंट इंडिया को पता करा जा सके, और कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पीरियड में भी। देन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल सेंस को भी। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले चैप्टर में जाना था कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं उन पर एक तरीके से आरोप लगा था कि उनको हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का सेंस नहीं है, और ये आरोप मोस्टली ब्रिटिश ने लगाया था। हालांकि जैसे ग्रीक्स थे और जैसे चाइनीज़ थे, जिस तरीके से वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे वैसे इंडियंस हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। पर ये जो ब्लेम्स हैं वो कितने सही हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में समझ लेते हैं।
तो अगर हम लोग सिर्फ पुराण्स की बात करें जो कि कुल है 18 है नंबर में, और इन पुराण्स में हमें डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है जो शुरुआती गुप्ता रूल तक की हमें इन्फॉर्मेशन देती है, और इसमें कौन सी घटना कहाँ हुई है और उन घटनाओं के क्या कारण रहे थे और उन घटनाओं के आफ्टर मैथ्स क्या थे, ये सब हमें पुराण्स में पता चलता है। और इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर टेंस को रेफ़र करते हैं, जैसे कि ऐसा होगा आने वाले समय में, या कह लो आप कि वैसा होगा आने वाले समय में। बट एट द सेम टाइम आप देखो कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इवेंट के अकर होने के बाद रिकॉर्ड करा जाता था। साथ ही में आप ये भी देखोगे पुराण्स में कृता, त्रेता, द्वापारा और काली एज के बारे में भी मेंशन है, जिसमें कृता से लेकर काली एज या कलयुग जिसे हम लोग कहते हैं, हर एक एज के प्रोग्रेशन में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिक्लाइन होता चला जाएगा। और वहीं पर इस डिक्लाइन में समय और जगह दोनों में ही हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी गई है। और वहीं पे इसमें ये भी मेंशन है कि जो धर्म है वो अधर्म में बदल जाएगा और अधर्म जो है वो धर्म में बदल जाएगा, जैसे जैसे समय और जगह में बदलाव होता चला जाएगा। इसके साथ ही में आप ये भी देखोगे कि काफ़ी सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करा जाता था जिसकी शुरुआत एंशिएंट इंडिया से हुई थी, जैसे कि विक्रम संवत जो 57 से 8 BC तक चला, फिर शाका संवत 78 AD से शुरू हुआ, और गुप्ता पीरियड 319 AD में भी शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं था कि इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था। और आगे आप ये भी देखोगे जो इंस्क्रिप्शन थे काफ़ी सिग्निफिकेंट थे हिस्टोरिकल सेंस को डिनोट करने के लिए, जैसे कि 3rd सेंचुरी BC में अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिससे काफ़ी हिस्टोरिकल सेंस हम लोग को मिलता है। और इनकी इंस्क्रिप्शन में 8 से 27 रूलिंग ईयर्स तक रिकॉर्ड करे गए हैं। पर आप देखोगे कि अशोका ने 37 ईयर्स तक राज किया है, बट आज तक केवल 9 ही रेगनल ईयर्स के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग को पता चल पाया है। आने वाले समय में दोस्तों जो डिस्कवरीज होगी इन फ्यूचर, मान लो जो रिमेनिंग इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के, अगर उस पर कोई डिस्कवरीज हुई तो हमें इनके रूलिंग ईयर्स के बारे में और भी बेटर आइडिया मिल पाएगा। और इसी प्रकार से आप देखोगे कि 1st सेंचुरी BC में जैन खारावेला ऑफ कलिंगा ने काफ़ी सारे शुरुआती इवेंट्स अपनी लाइफ के रिकॉर्ड करे थे साल दर साल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि इंडियंस में भी काफ़ी एप्रोप्रिएट अमाउंट में हिस्टोरिकल सेंस था बायोग्राफिकल राइटिंग्स को लिखने के लिए। जैसे कि हम लोग अगर और बात करें तो हर्षचरित्र जिसे बाणभट्ट ने लिखा था 7th सेंचुरी में, और ये सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स हैं जिसे ऑर्नेट स्टाइल में लिखा गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव स्टाइल में लिखा गया है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इस ऑर्नेट स्टाइल को इमिटेट भी करा गया है। अच्छा, एट द सेम टाइम इन इंस्क्रिप्शंस में हर्षचरित्र के शुरुआती कैरियर पे भी बताया गया है, बट काफ़ी बढ़ा चढ़ा के, काफ़ी एग्जैजरेट करके बताया गया हुआ है। साथ में जो कोर्ट लाइफ हुआ करती थी हर्षा के रूल के दौरान और जो सोशल और रिलीजियस लाइफ थी इनके एज में, उस पर भी हम लोग को जानने को मिलता है। फिर आती है बात संधिकारा नंदी रामचरित्र, जिसको 12th सेंचुरी में लिखा गया था, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरीज हैं बिटवीन कैवर्ता जो कि फिशरमैन ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पाला प्रिंस रामपाला से होता था, जिसमें आप देखोगे जो पाला प्रिंस थे वो कावीवर्ता पेजेंट्स के अगेंस्ट जीत गए थे। आगे आप देखेंगे बिल्हानास विक्रमन का देव चरित्र ने अपने पैटर्न की अचीवमेंट्स को रिकाउंट करा, जो कि थे विक्रमादित्य 6, जिनका रेन अगर आप बात करें 1076 से 1127 तक था, और ये चालुक्यन किंग ऑफ कल्याण थे। साथ ही में बायोग्राफीज़ गुजराती मर्चेंट्स की 12 से 13 AD में लिखी गई थी, और इसी प्रकार के जो हिस्टोरिकल वर्क्स है उनको लिखा गया था साउथ इंडिया में भी। बट अभी तक केवल एक ही अकाउंट हम लोग को मिला है देखने को, जिसे हम मुशिका वमाशा के नाम से जानते हैं, और इसको अतुला ने लिखा था 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में। और इसमें मुशिका डायनेस्टी जो रूल करती थी नदन केरला में, उन पे बात करी गई है। पर आप देखोगे जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसमें रजता निनगिनी या स्ट्रीम ऑफ किंग्स, जिसे कल्हाना ने लिखा था 12 सेंचुरी में, और ये कहीं ना कहीं एक सीरीज़ ऑफ बायोग्राफी है कश्मीर के किंग्स के ऊपर। इसके साथ ही में इसे पहला वर्क कंसिडर किया जाता है हिस्टोरिकल राइटिंग्स के हिसाब से, क्योंकि आज जिस तरीके की राइटिंग्स आप देखते हो उसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स से स्ट्रीम ऑफ किंग्स को भी समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा जिस्ट ये है कि इंडियंस को भी प्रॉपर समझती हिस्ट्री को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिहाज से, और जो ब्लेम्स लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने में सही नहीं है। देन दोस्तों अब हम लोग आते हैं कॉन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री पे। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो पर्टिकुलर मेन चीज़ें हैं, उसी पे मैं फोकस करूँगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो आर एस शर्मा सर है उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि लगभग 200 साइट्स को खोदा जा चुका है, डिग इन किया जा चुका है। हालांकि इन साइट्स की जो इम्पोर्टेंस है
उसको हमने सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली नहीं समझा है, और सर्वे स्टडीज़ में भी पूरी तरीके से डिस्कस नहीं करा है, बल्कि रिलीजियसली हिस्ट्री को देखा गया है। बट अगर रिलीजियस हिस्ट्री को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे समझते हैं तो हमें बेटर आइडिया मिल पाता है हिस्ट्री को जानने के हिसाब से। और एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे जितने भी सोर्सेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो लिटरेरी सोर्सेज को दिया गया है। पर अब कहीं ना कहीं नए मेथड्स को भी हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल नॉलेज बढ़ती ही जा रही है और हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा डेट्स और कंटेक्स्ट के लिहाज से। और कहीं ना कहीं अगर सिर्फ हम लिटरेचर पे ही मान लो रिलाय करते हैं तो हम लोग को एक्यूरेट समझ नहीं हो पाएगी अपने हिस्ट्री की। क्योंकि मान लो अगर कोई फॉरेनर भी आया, कोई विदेश से बंदा अपने इंडिया में आया और उसने अपनी इंटरप्रिटेशंस दी, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमें जज कर रहा हो, कहीं ना कहीं अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको सामने रख रहा हो, बट वो पर्सपेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को फेयरली इंटरप्रेट करके रखा गया होगा। वो कहीं ना कहीं दोस्तों गलत भी हो सकता है, वो लिटरेरी सोर्स किसी फॉरेनर का गलत भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझो कि जो लिटरेरी सोर्स है उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, ताकि हमें कहीं ना कहीं सही जानकारी मिले। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो विलेज लाइफ थी, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ी, जो विलेज लाइफ थी उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही साथ फैमिलियरिटी और प्रिमिटिव लोगों के जो वैल्यूबल एसेट्स हैं, जो उनके वैल्यूबल एसेट्स हैं उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी समझो कि जो फॉरेन नेशंस थे उनकी हिस्ट्री के साथ हम लोग को अपनी हिस्ट्री को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर पाएँ। लास्टली हेरिडेटरी और जनरेशन वाइज भी हम लोग को हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, ताकि साइंटिफिक एलिमेंट इन्वॉल्व हो पाए हिस्ट्री को जानने के लिए। और इससे आप देखोगे कि जो हिस्ट्री है उसकी एक बहुत ही नीट और बहुत ही ज़्यादा बेहतर पिक्चर हम लोग के सामने निकल के आएगी, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पिक्चर निकल के आएगी। तो फाइनली दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।